दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक में। ये कहानी नागपुर का रमेश ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम रमेश यादव है। मैं पिछले 18 साल से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने देश के लगभग हर बड़े हाईवे पर गाड़ी चलाई है, दिल्ली से कोलकाता, मुंबई से चेन्नई और कई बार महाराष्ट्र के रास्ते भी। लेकिन जो कुछ मेरे साथ नागपुर हाईवे पर हुआ, उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज तक मैं उस रात को भूल नहीं पाया हूँ। ये कहानी कोई बनावटी किस्सा नहीं है, ये मेरी अपनी आप बीती है, जो लगभग 7 साल पहले मेरे साथ हुई थी, जब मैं जबलपुर से नागपुर के लिए लोहे की चादर ले जा रहा था। उस वक्त मैं नेशनल हाईवे 44 पर था, जो मध्य प्रदेश से होते हुए महाराष्ट्र के नागपुर तक जाता है। रात के करीब 11 बज रहे थे। मौसम थोड़ा अजीब था, न पूरी तरह ठंड न गर्मी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा थी। मैं अकेला था, मेरा क्लीनर उस ट्रिप पर नहीं आ पाया था। रोड का वो हिस्सा काफी सुनसान था, खासकर जब आप सेवनी के जंगल इलाके के पास पहुंचते हो। मैंने पहले भी उस रास्ते पर कई बार सफर किया था, लेकिन उस रात सब कुछ अलग लग रहा था। गाड़ी चलाते हुए मुझे महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझे देख रहा हो। यह सिर्फ एक एहसास था, पर वो इतना गहरा था कि मैंने बिना वजह पीछे के शीशे में देखना शुरू कर दिया। ट्रक के पीछे अंधेरा था, बस कभी कभी किसी दूर से आती गाड़ी की रोशनी चमक जाती थी। मैंने अपने आप को समझाया कि रात का असर है, दिमाग थक गया होगा। मैं लगातार 8 घंटे से ड्राइव कर रहा था। लगभग आधी रात को मैं एक छोटे से ढाबे के पास रुकने वाला था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वहां रुकने का मन नहीं हुआ। ढाबे का नाम शिव शक्ति ढाबा था, जो सेवनी के पास एक पुराने मोड़ पर है। मैंने सोचा कि थोड़ा आगे बढ़कर रुक जाऊंगा। जैसे ही मैंने ढाबे को क्रॉस किया, मेरे ट्रक के इंजन ने अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी। पहले हल्की खटखट, फिर जोर की घर घर। मैंने ट्रक साइड में लगा दिया। अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही रोशनी दे रही थी। मैं नीचे उतरकर इंजन चेक करने लगा। सब कुछ ठीक लग रहा था, कोई लीकेज नहीं, कोई वायर लूज नहीं। फिर भी आवाज आ रही थी। तभी मुझे लगा जैसे जंगल की तरफ से कोई हल्की सी रोशनी झिलमिला रही हो। मैंने ध्यान से देखा तो लगा जैसे कोई सफेद कपड़े में खड़ा हो। मैंने आंखों को झपकाकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़ और अंधेरा। मैंने सोचा शायद थकान के कारण मुझे वहम हो रहा है। मैं वापस केबिन में बैठ गया और इग्निशन स्टार्ट किया। अजीब बात यह थी कि इंजन बिल्कुल ठीक चलने लगा, जैसे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। रात के करीब 1 बज चुके थे। रोड बिल्कुल खाली था। तभी अचानक मेरे सामने रोड के बीच में एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी पहने हुए, बाल खुले और सर झुका हुआ। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक घिसटते हुए रुक गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन वो औरत हिली तक नहीं। मैंने खिड़की से झुककर चिल्लाया, अरे माताजी, साइड हो जाइए, लेकिन कोई जवाब नहीं। तभी धीरे धीरे उसने अपना सर उठाया। उसका चेहरा अंधेरे में पूरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल सफेद थीं, बिना किसी काले हिस्से के, जैसे 2 चमकते हुए गोले। मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत ट्रक रिवर्स करना चाहा, लेकिन गियर अटक गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। तभी वो औरत धीरे धीरे चलकर ट्रक के बिल्कुल पास आ गई। मैंने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगा अब सब खत्म, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद जब मैंने आंखें खोलीं तो वो वहां नहीं थी। रोड फिर से खाली था। मैंने तुरंत ट्रक को फर्स्ट गियर में डाला और बिना पीछे देखे तेज स्पीड में निकल गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं लगभग 80 की स्पीड से चला रहा था, जो उस रोड के लिए ज्यादा थी। थोड़ी दूर जाने के बाद मुझे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखाई दिया। केबिन के पीछे वाले हिस्से पर, जहां माल बंधा होता है, वहां कोई सफेद सा साया बैठा हुआ था। मैंने हिम्मत करके दोबारा देखा और वो वहां था, एक सफेद साया जिसके बाल हवा में उड़ रहे थे। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और नीचे उतरकर पीछे भागा, लेकिन जैसे ही पीछे पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ लोहे की चादरें और रस्सी। मेरा दिमाग जवाब दे रहा था। मैंने सोचा शायद मुझे किसी ने डरा दिया है, या फिर ये मेरा भ्रम है। लेकिन फिर मुझे याद आया कि कुछ साल पहले मैंने ड्राइवर से सुना था कि सेवनी के जंगल के पास एक औरत की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। कहते हैं वो रात को लिफ्ट मांगती है और जो ट्रक ड्राइवर उसे इग्नोर करता है, उसके साथ हादसा हो जाता है। मैंने इन सब बातों को हमेशा मजाक समझा था, लेकिन उस रात मुझे लगा कि शायद वो कहानी सच थी। मैं नागपुर की तरफ बढ़ता रहा। रात के करीब 2:30 बज रहे थे। अचानक मेरे ट्रक का FM रेडियो अपने आप ऑन हो गया। मैंने उसे ऑफ किया था। रेडियो पर सिर्फ खर खर की आवाज आ रही थी। बीच बीच में किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दे रही थी। मैंने घबराकर रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो केबिन के अंदर गूंज रही थी।
रुक क्यों नहीं गए? एक हल्की सी फुसकार जैसी आवाज मेरे कान के पास आई। मैंने सीधा रोड पर ध्यान रखा, लेकिन मेरी आंखों के कोने से मुझे महसूस हुआ कि पैसेंजर सीट पर कोई बैठा है। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसका चेहरा मेरे बिल्कुल पास था। उसकी आंखें सीधा मेरी तरफ देख रही थीं। मैंने जोर से चीख मारी और स्टीयरिंग पर कंट्रोल खो दिया। ट्रक रोड के किनारे की तरफ झुक गया। आखिरी पल में मैंने स्टीयरिंग सीधा किया, वरना शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। जब मैंने दोबारा सीट की तरफ देखा तो वो गायब थी। सुबह होने तक मैं नागपुर पहुंच गया। मैं सीधा एक मंदिर गया और वहां प्रसाद चढ़ाया। उस रात के बाद मैंने कभी भी सियोनी के जंगल वाले हिस्से में रात को ड्राइव नहीं किया। आज भी जब मैं उस रास्ते का नाम सुनता हूं तो मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो मैंने उस रात देखा वो तो सिर्फ शुरुआत थी। नागपुर पहुंचने के बाद मैंने सोचा था सब खत्म हो गया। मैंने मंदिर में माथा टेका, प्रसाद चढ़ाया और खुद को समझाया कि जो कुछ हुआ वो सिर्फ थकान और डर का असर था। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू हुआ जब मैं वापस लौटा। 2 दिन बाद मुझे फिर से उसी रूट पर लोड लेकर जबलपुर की तरफ जाना था। कंपनी का ऑर्डर था, मना करने का सवाल ही नहीं था। मैं अंदर ही अंदर घबराया हुआ था। लेकिन ड्राइवर की जिंदगी में डर की जगह कम होती है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है। इस बार मेरे साथ एक नया क्लीनर था। नाम था इमरान। उम्र होगी 20-22 साल। हमेशा हंसता रहता था। मैंने उसे उस रात वाली बात नहीं बताई, सोचा बेचारा डर जाएगा। हम शाम को नागपुर से निकले। मैंने जानबूझकर कोशिश की कि सियोनी वाला जंगल रात 12 से पहले क्रॉस कर लें, लेकिन ट्रैफिक और लोडिंग में देरी हो गई और जब तक हम उस हिस्से में पहुंचे रात के 1 बज चुके थे। रोड पर वही सन्नाटा था। पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट्स में अजीब से शेप बना रही थीं। इमरान गाना गा रहा था, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का सा कंपन था। शायद उसे भी माहौल अजीब लग रहा था। तभी ट्रक का टेम्परेचर मीटर अचानक ऊपर चढ़ने लगा। मैंने साइड में लगाकर बोनट चेक किया, सब नॉर्मल था। पानी भी ठीक, रेडिएटर भी ठीक। जैसे ही केबिन में वापस बैठा, मीटर फिर नॉर्मल हो गया। इमरान ने मजाक में कहा, भैया ये जंगल थोड़ा फिल्मी लग रहा है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की, पर मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ा दी। कुछ दूर जाते ही हमें आगे एक और ट्रक खड़ा दिखाई दिया। उसका हैजर्ड लाइट जल रहा था। मैंने सोचा शायद किसी ड्राइवर को मदद चाहिए। ट्रक के पास पहुंचकर मैंने देखा केबिन खाली था, पर इंजन बंद नहीं था। हेडलाइट्स जल रही थीं। इमरान ने कहा, लगता है ड्राइवर बाथरूम गया होगा। लेकिन मुझे अजीब लगा। रात के 1:30 बजे इतने सुनसान जंगल में कोई ट्रक छोड़कर नहीं जाता। तभी हमें पीछे से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई लोहे पर हाथ मार रहा हो। हम दोनों ने एक साथ मुड़कर देखा। हमारे ट्रक के पीछे वाली चादर पर कोई हाथ के निशान बन रहे थे, जैसे किसी ने गीले हाथ से छुआ हो। सफेद धुंधले से निशान। इमरान का रंग उड़ गया। उसने धीरे से कहा, भैया ये क्या है? मेरा गला सूख गया। मैंने तुरंत इग्निशन स्टार्ट किया और वहां से निकल गया। इमरान बार बार पीछे देख रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने कहा, भैया वो ट्रक अब दिख नहीं रहा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। सच में जो ट्रक अभी 2 मिनट पहले था वो गायब हो चुका था। सीधा रोड था, कहीं मुड़ने का चांस ही नहीं। अब मुझे यकीन हो रहा था कि ये सब कुछ वही चीज कर रही है जो मुझे पिछली बार मिली थी। मैंने मन ही मन हनुमान चालीसा याद करनी शुरू की। इमरान चुप हो गया था। केबिन में अजीब सी ठंड भर गई थी, जैसे एसी फुल पर हो जबकि एसी बंद था। तभी एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने ट्रक के पीछे जोर से धक्का दिया हो। स्टीयरिंग हिल गया। इमरान चीख पड़ा। मैंने मुश्किल से कंट्रोल किया। रोड पर कोई स्पीड ब्रेकर नहीं था। फिर ये झटका कैसा? अचानक केबिन की लाइट अपने आप जल गई और पैसेंजर सीट पर पानी टपकने लगा, जैसे कोई गीला इंसान वहां बैठा हो। पानी की बूंदें सीट से नीचे गिर रही थीं। इमरान का हाथ मेरे कंधे पर जम गया। उसने धीरे से कहा, भैया कोई बैठा है। मैंने हिम्मत करके देखा। सीट पर हल्का सा धुंधला सा शेप था, जैसे हवा में धुआं जमा हो। धीरे धीरे वो शेप साफ होने लगा। सफेद साड़ी, खुले बाल, झुका हुआ सिर। इमरान जोर से कलमा पढ़ने लगा। मैंने ब्रेक नहीं लगाई। मैंने डिसाइड किया कि रुकना नहीं है, चाहे जो हो जाए। तभी वो औरत धीरे से मेरी तरफ मुड़ी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आंखें पूरी सफेद और होठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने धीरे से कहा, इस बार रुकोगे? मेरे कान में गूंज सी हुई। मैंने आंखें सीधी रोड पर रखीं। इमरान रो रहा था। केबिन में से बदबू आने लगी, जैसे गीली मिट्टी और खून की मिलीजुली स्मेल हो। फिर अचानक ट्रक का इंजन बंद हो गया। पूरा अंधेरा, हेडलाइट्स भी बंद।
रोड के बीच में हम खड़े थे। मैंने इग्निशन घुमाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। इमरान ने फ्लैशलाइट निकाली। जैसे ही उसने रोशनी सीट पर डाली, वहां कोई नहीं था, पानी भी गायब। लेकिन विंडशील्ड पर अंदर की तरफ से एक हाथ का निशान बना हुआ था, सफेद, ठंडा, जैसे बर्फ का हाथ लगा हो। उस वक्त मुझे पहली बार लगा कि शायद ये कोई आत्मा है जो किसी वजह से हम ड्राइवर्स को निशाना बना रही है। शायद उसका एक्सीडेंट किसी ट्रक से हुआ हो, शायद वो मदद चाहती हो, या शायद बदला। मैंने आंखें बंद करके जोर से प्रार्थना की। पता नहीं कितनी देर बीत गई। अचानक इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट्स जल उठीं। रोड फिर से नॉर्मल लगने लगा। हम बिना पीछे देखे सीधा जबलपुर तक आए। सुबह 5 बजे जब एक ढाबे पर रुककर चाय पी, तब इमरान ने मुझे देखा और कहा, भैया मैं कल से इस रूट पर नहीं आऊंगा। मैंने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि सच तो ये था कि मैं खुद दोबारा कभी उस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था, क्योंकि तीसरी बार जो हुआ उसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। उस दूसरी रात के बाद मैं अंदर से टूट चुका था। लेकिन ट्रक ड्राइवर की जिंदगी में डर का मतलब बेरोजगारी होता है। कंपनी को सिर्फ डिलीवरी टाइम से मतलब होता है, ड्राइवर के हाल से नहीं। इमरान ने सीधा मना कर दिया कि वो दोबारा उस रूट पर नहीं जाएगा। मैंने जबरदस्ती नहीं की। सच कहूं तो मुझे भी सुकून था कि वो बच गया। लेकिन अगला ट्रिप मुझे फिर से नागपुर की तरफ ही मिला। इस बार मैंने सोचा कि मैं रात को जंगल वाला हिस्सा क्रॉस ही नहीं करूंगा। दिन में निकलूंगा और दिन में ही पार कर लूंगा। मैं सुबह 6 बजे जबलपुर से लोड लेकर निकला। मौसम साफ था, धूप तेज थी। दिन के उजाले में सब कुछ नॉर्मल लगता है। वही पेड़, वही मोड़, वही माइलस्टोन। मैंने खुद पर हंसने की कोशिश की, सोचा शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं। दोपहर तक सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही मैं सियोली के पास पहुंचा, आसमान अचानक बदल गया। काले बादल आ गए, हवा तेज चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे रात उतर रही हो, जबकि घड़ी में सिर्फ 2 बजे थे। रोड पर ट्रैफिक कम होता गया। मैंने स्पीड बढ़ाई, बस यही सोचकर कि जल्दी से इस हिस्से को पार कर लूं। तभी मुझे रोड के किनारे एक छोटी सी भीड़ दिखाई दी। 2-3 गाड़ियां खड़ी थीं। मैंने ट्रक धीरे किया। आगे जाके देखा तो एक पुरानी ट्रक पलटी हुई थी। लोग कह रहे थे कि सुबह सुबह एक्सीडेंट हुआ, ड्राइवर स्पॉट पर ही मर गया। मैंने बस एक झलक देखी और मेरा खून जम गया। पलटी हुई ट्रक का नंबर प्लेट वही था जो हमने पिछली रात देखा था, वही हैजर्ड लाइट वाला ट्रक। मैंने तुरंत आंखें झुका लीं। दिल जोर से धड़क रहा था। मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा, बस ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था कि अगर वो ट्रक सुबह एक्सीडेंट में पलटा था तो पिछली रात 1:30 बजे जंगल में कैसे खड़ा था। हवा और तेज हो गई। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई, इतनी तेज कि वाइपर भी कम पड़ने लगे। रोड धुंधला हो गया। मैंने स्पीड कम की। तभी मुझे फिर वही सफेद साया रोड के किनारे दिखाई दिया। इस बार दिन का उजाला होने के बावजूद वो साफ दिख रही थी। सफेद साड़ी, भीगे बाल और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। मैंने आंखें मसलीं, सोचा बारिश और स्ट्रेस का असर है। लेकिन जब दोबारा देखा तो वो मेरे ट्रक के साथ साथ चल रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। मेरे कान में फिर वही हल्की सी हंसी गूंजी। स्टीयरिंग पर मेरी पकड़ ढीली पड़ने लगी। अचानक ट्रक के ब्रेक्स अपने आप लग गए। मैंने पैडल नहीं दबाया था। ट्रक घिसटते हुए रुक गया। इंजन बंद। बारिश और तेज। हेडलाइट्स ब्लिंक करने लगी। मैंने इग्निशन घुमाया, कुछ नहीं हुआ। केबिन के अंदर का टेम्परेचर एकदम ठंडा हो गया। फिर पैसेंजर साइड का दरवाज़ा धीरे से खुला। बारिश का पानी अंदर आने लगा। मैंने मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा पूरा साफ था। चेहरे पर गहरी चोट के निशान, माथा फटा हुआ और आंखों की जगह सफ़ेद खोखले गड्ढे। उसने धीरे से कहा, मुझे घर छोड़ दो। मेरे हाथ सुन्न हो गए। मैं बोल नहीं पा रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ लंबा होता जा रहा था, जैसे रबर की तरह खिंच रहा हो। उसकी उंगलियां मेरे स्टीयरिंग तक पहुंच गईं। जैसे ही उसने स्टीयरिंग को छुआ, मुझे लगा जैसे करंट लगा हो। मैंने जोर से मंत्र जपना शुरू किया। तभी अचानक हॉर्न अपने आप बजने लगा, लगातार, बिना रुके। उसकी चीख जैसी आवाज केबिन में गूंजने लगी। वो औरत जोर से चिल्लाई और एक पल में धुंध बनकर गायब हो गई। दरवाजा बंद हो गया। इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। मैं कांपते हुए वहां से निकला। थोड़ी दूर जाकर बारिश भी रुक गई। आसमान फिर साफ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन स्टीयरिंग पर उसके गीले हाथ का निशान अभी भी था। मैंने कपड़े से साफ करना चाहा, पर निशान गायब नहीं हुआ। वो धीरे धीरे स्टीयरिंग के अंदर समा गया, जैसे किसी ने लकड़ी में पानी सोख लिया हो। नागपुर पहुंचकर मैंने सीधा एक पुराने मैकेनिक को सब बताया। वो 60 साल का बुढ़ा आदमी था।
उसने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोला, बेटा, इस रोड पर 5 साल पहले एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। रात में लिफ्ट मांग रही थी, एक ट्रक ने ब्रेक नहीं लगाया, तब से कहते हैं वो आत्मा भटक रही है। मैंने पूछा, उस ट्रक का क्या हुआ? वो बोला, कहते हैं ड्राइवर भी कुछ महीने बाद एक्सीडेंट में मर गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी उतर गई। क्या ये सब एक सिलसिला था? क्या वो हर ट्रक ड्राइवर को निशाना बना रही थी, या फिर वो किसी खास ट्रक को ढूंढ रही थी? उस रात मैं सो नहीं पाया। हर बार आंख बंद करता तो वही चेहरा दिखाई देता, और सबसे डरावनी बात यह थी कि अब वो सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे साथ नागपुर तक आ चुकी है। और सच तो ये था कि अगले दिन सुबह जब मैंने ट्रक स्टार्ट किया, पैसेंजर सीट पर पानी की एक छोटी सी गीली लकीर फिर से बनी हुई थी। सुबह जब मैंने पैसेंजर सीट पर वो गीली लकीर देखी, मेरा दिल बिल्कुल बैठ गया। ट्रक पूरी रात पार्किंग में खड़ा था, न बारिश हुई थी न कैबिन में कोई पानी आने का चांस था। फिर ये गीले निशान कैसे? मैंने हाथ लगाकर देखा, पानी बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ पिघल कर रह गया हो। मैंने कपड़े से साफ किया, लेकिन सीट का कपड़ा अजीब तरीके से नमी सोख कर फिर से थोड़ा गीला हो गया, जैसे कोई वहां बैठा हो और उठकर गया हो। मैंने उस दिन डिलीवरी की फॉर्मेलिटीज जल्दी जल्दी निपटाई। मन में बस एक ही बात चल रही थी, क्या वो मेरे साथ आ गई है या फिर मैं ही पागल हो रहा हूं? ड्राइवर लोग अक्सर कहते हैं कि लंबी ड्राइव के बाद दिमाग धोखा देने लगता है। मैंने भी खुद को यही समझाया, लेकिन जब मैंने ट्रक का रियर डोर चेक किया तो मेरी सांसों की रफ्तार फिर तेज हो गई। लोहे की चादरों पर फिर वही सफेद हाथों के निशान बने हुए थे, इस बार और ज्यादा साफ, जैसे किसी ने गुस्से में जोर से पकड़ा हो। मैंने तुरंत पानी डालकर साफ कर दिया। इस बार निशान हट गए, थोड़ा सुकून मिला। मैंने डिसाइड किया कि आज रात मैं नागपुर में ही रुकूंगा और कल सुबह निकलूंगा। रात को मैं एक पुराने ट्रांसपोर्ट यार्ड में ट्रक पार्क करके सो गया। वहां आसपास 10 और ट्रक्स खड़े थे। सोचा भीड़ में डर कम लगेगा। रात के करीब 2 बजे मेरी आंख खुली। कैबिन के अंदर से हल्की सी खुरचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई लोहे पर नाखून रगड़ रहा हो। पहले तो मैंने इग्नोर किया, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। मैं उठकर बैठ गया। कैबिन में अंधेरा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि पैसेंजर सीट पर कोई भारी चीज बैठी है। सीट हल्का सा दब गया था। मैंने हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन करने की कोशिश की। स्विच का बटन काम नहीं कर रहा था। आवाज और तेज हो गई। अब लग रहा था जैसे ट्रक के बाहर कोई घूम रहा हो, कैबिन के चक्कर लगा रहा हो। मैंने हिम्मत करके साइड विंडो से झांका। बाहर अंधेरा ही अंधेरा, बाकी ट्रक्स चुपचाप खड़े थे। तभी विंडशील्ड पर धीरे धीरे पानी की बूंदें जमने लगीं, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। वो बूंदें मिलकर एक शेप बना रही थीं। मैं आंखें फाड़ कर देख रहा था। धीरे धीरे वो शेप एक चेहरे में बदल गया। सफेद आंखें, फटा हुआ माथा और होठों पर वही ठंडी मुस्कान। मेरा गला बंद हो गया। मैं चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उस चेहरे ने विंडशील्ड के अंदर की तरफ से हाथ मारा। ग्लास हिल गया। फिर एक ही पल में सब कुछ शांत हो गया। लाइट अपने आप जल गई। कैबिन बिल्कुल नॉर्मल। मैं पसीने में भीग चुका था। मैंने तुरंत ट्रक से नीचे उतरकर बाकी ड्राइवर्स को जगाया। उन्होंने पूरा ट्रक चेक किया। किसी को कुछ नहीं मिला। सब ने कहा, रमेश भाई, ज्यादा स्ट्रेस ले लिया है, आराम करो। मैंने भी बात वहीं खत्म कर दी, लेकिन अंदर से मैं जानता था कि ये सब मेरी कल्पना नहीं है। अगली सुबह जब मैं निकलने लगा तो एक अजीब बात हुई। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, एफएम रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। इस बार आवाज साफ थी। कोई पुराना गाना नहीं, कोई आरजे नहीं, बस एक औरत की धीमी सी आवाज, मुझे घर छोड़ दो। मैंने तुरंत रेडियो बंद किया, इंजन की आवाज तेज कर दी और बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल गया। रोड पर चलते हुए मुझे हर माइलस्टोन अजीब लग रहा था, जैसे हर नंबर मुझे काउंटडाउन दे रहा हो। जब मैं फिर से सेवनी के जंगल के पास पहुंचा तो धूप तेज थी। मैंने सोचा दिन का टाइम है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं उस मोड़ पर पहुंचा जहां पहली बार वो मिली थी, ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप हल्का सा लेफ्ट की तरफ मुड़ने लगा। मैंने जोर लगाकर सीधा किया, फिर राइट, जैसे कोई मेरे हाथ के साथ स्टीयरिंग पकड़कर खेल रहा हो। तभी रोड के बीच में एक छोटी सी लड़की दिखाई दी, सफेद फ्रॉक में। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। इस बार मैंने आंखें बंद नहीं की। लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा और कुछ सेकंड्स में वो वही सफेद साड़ी वाली औरत बन गई। मैंने हॉर्न बजाया, लेकिन हॉर्न से आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक लंबी खिंचती हुई चीख जैसी साउंड। वो औरत धीरे से हवा में उठकर ट्रक के बॉनेट पर आ खड़ी हुई। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा।
उसकी आंखों में इस बार गुस्सा कम, दर्द ज्यादा था। उसने फिर कहा, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? ये शब्द सीधा मेरे दिमाग में गूंज गए, जैसे किसी ने मेरे दिमाग के अंदर बोल दिया हो। मैंने जोर से कहा, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तो बस ड्राइवर हूं। अचानक मुझे एक फ्लैश जैसा दिखाई दिया, जैसे कोई पुरानी याद। एक ट्रक, तेज स्पीड, रात का अंधेरा और रोड के बीच में खड़ी एक औरत। ब्रेक लगाने की जगह एक्सेलरेटर दबाया गया, फिर जोर का टक्कर। मैं होश में आकर देखा, ट्रक रोड के बीच में खड़ा था और वो औरत गायब। पसीना मेरे माथे से टपक रहा था। क्या ये सिर्फ उसकी कहानी थी या इसमें मेरा भी कोई कनेक्शन था? मुझे याद आने लगा कि 5 साल पहले मैं भी एक रात इसी रूट पर गया था। एक मोड़ पर मुझे लगा था मैंने किसी को टक्कर मारी है, लेकिन जब मैं उतरा तो कुछ नहीं मिला। मैंने उसे अपनी गलतफहमी समझकर इग्नोर कर दिया था। क्या वो वही रात थी? मेरा दिमाग घूमने लगा। अगर सच में मैंने किसी को टक्कर मारी थी और बिना देखे चला गया, तो क्या वो आत्मा मुझे ढूंढ रही थी, बदला लेने के लिए या सिर्फ अपना सच बताने के लिए? उस दिन मैं किसी तरह जंगल क्रॉस कर गया, लेकिन अब डर से ज्यादा एक बोझ मेरे दिल में था, सच का बोझ। और मुझे महसूस हो रहा था कि जब तक मैं सच का सामना नहीं करूंगा, ये सिलसिला खत्म नहीं होगा। उस दिन जंगल क्रॉस करने के बाद मेरा दिमाग बिल्कुल शांत नहीं हो रहा था। डर अपनी जगह था, लेकिन अब उससे भी बड़ा एक सवाल मेरे अंदर उठ रहा था। क्या सच में 5 साल पहले मैंने किसी को टक्कर मारी थी? मैंने अपनी याददाश्त को जोर दिया। मुझे याद आया एक रात, तेज बारिश, स्लिपरी रोड और एक अचानक सा झटका। तब मुझे लगा था कि शायद किसी जानवर से टक्कर हुई है। मैं कुछ सेकंड्स के लिए रुका भी था, लेकिन अंधेरा और बारिश इतनी थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। डर के मारे मैं वापस कैबिन में बैठा और निकल गया। उस रात के बाद मैंने कभी उस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब लग रहा था कि शायद वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं नागपुर पहुंचते ही सीधा उस पुराने मैकेनिक के पास गया जिससे मैंने पहले बात की थी। मैंने उसे सब सच सच बता दिया, पुरानी याद, टक्कर का एहसास और जंगल में दिखती वो औरत। बुढ़े मैकेनिक ने गहरी सांस ली और बोला, बेटा, अगर तुझे लगता है कि तू उस एक्सीडेंट से जुड़ा है तो तुझे सच जानना होगा, नहीं तो ये चीज़ तुझे छोड़ने वाली नहीं है। मैंने पूछा, कैसे जानूं? उसने कहा, सेवनी के पुलिस स्टेशन में 5 साल पुराना रिकॉर्ड देख, वहां पता चलेगा कि एक्सीडेंट कब हुआ था और कैसे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सच का सामना करूंगा। अगले दिन मैं खाली ट्रक लेकर सेवनी गया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने एक बहाना बनाया कि मुझे पुराने एक्सीडेंट का डिटेल चाहिए इंश्योरेंस के काम के लिए। थोड़ी कोशिश के बाद एक कांस्टेबल ने मुझे 5 साल पुरानी फाइल दिखा दी। फाइल में लिखा था, रात 1:15 पर एक अनजान ट्रक से टक्कर, विक्टिम एक 28 साल की महिला, नाम कविता। वो नागपुर जा रही थी अपने घर, लिफ्ट मांगते हुए रोड पर खड़ी थी। ड्राइवर रुका नहीं, गाड़ी का नंबर क्लियर नहीं हो पाया। 1:15 पर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मुझे याद आया, 5 साल पहले मेरी ट्रिप भी उसी वक्त थी। मैंने अपनी पुरानी डायरी याद की जिसमें मैं ट्रिप का टाइम लिखता था। सब कुछ मैच हो रहा था। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, एक पल के लिए मुझे दरवाजे के पास सफ़ेद साड़ी की झलक दिखाई दी, फिर कुछ नहीं। मैं सीधा उस जगह गया जहां एक्सीडेंट हुआ था। रोड के किनारे अब भी एक छोटा सा पत्थर रखा था जिसमें किसी ने छोटे से मार्कर से लिख दिया था, कविता। शायद उसके परिवार वालों ने या किसी ने याद में रखा होगा। मैंने ट्रक साइड में लगाया और नीचे उतर गया। हवा बिल्कुल शांत थी, पेड़ भी नहीं हिल रहे थे। मैंने पत्थर के पास खड़े होकर धीरे से कहा, अगर मेरी वजह से हुआ था तो मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। अचानक हवा तेज चलने लगी, पत्तों की सरसराहट गूंज उठी। मेरे कान के पास फिर वही हल्की सी आवाज आई, सच बोल। मेरा दिल डूब गया। मैंने जोर से कहा, हाँ, शायद मैंने टक्कर मारी थी, पर मैं डरा हुआ था। मुझे लगा कुछ नहीं हुआ, मैंने गलती की। जैसे ही मैंने ये शब्द बोले, मेरे ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। मैं भागकर कैबिन में चढ़ा। हॉर्न रुक ही नहीं रहा था, स्टीयरिंग अपने आप हिल रहा था। मैंने इग्निशन बंद किया, फिर भी हॉर्न बजता रहा। रोड पर 2-3 लोग रुककर देखने लगे। तभी विंडशील्ड पर धीरे धीरे एक हाथ का निशान बना, फिर दूसरा, जैसे कोई बाहर से कैबिन पर चढ़ रहा हो। मैंने आंखें बंद करके जोर से प्रार्थना की, मुझे मौका दो अपनी गलती सुधारने का। हॉर्न अचानक बंद हो गया, पूरा माहौल शांत। मैंने धीरे से आंखें खोली, सब नॉर्मल, लोग अपने रास्ते चले गए, हवा रुक गई। उस पल मुझे महसूस हुआ कि वो सिर्फ मुझे डरा नहीं रही थी, वो चाहती थी कि मैं सच मानूं, अपनी गलती स्वीकार करूं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब मैं वापस मुड़ने लगा तो मुझे रियर व्यू मिरर में दिखाई दिया, रोड के किनारे एक सफेद साया खड़ा था।
इस बार उसका चेहरा पहले जैसा खौफनाक नहीं था। आंखें अब भी सफेद थी, लेकिन उनमें थोड़ा सुकून था, जैसे किसी ने अपना दर्द कह दिया हो। मैंने धीरे से सिर झुकाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया, लेकिन उस रात जब मैं घर पहुंचा और ट्रक को पार्किंग में लगाकर घर के अंदर गया, तो मेरी बीवी ने पहला सवाल पूछा, आज ट्रक में कोई और भी था क्या? मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से पूछा, क्यों? वो बोली, पैसेंजर सीट पर एक औरत बैठी थी, मैंने बालकनी से देखा जब तुम आए। मेरा खून जम गया, क्योंकि उस वक्त ट्रक बिल्कुल खाली था, या शायद मैं ऐसा समझ रहा था। और मुझे तब समझ आया कि माफी मांगना शायद शुरुआत थी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। मेरी बीवी के मुंह से ये सुनते ही मेरी सांसें रुक सी गईं। उसने बिल्कुल नॉर्मल लहजे में कहा था, जैसे कोई आम बात हो। हाँ, एक औरत थी, सफेद कपड़े में। मैंने सोचा शायद तुम किसी रिश्तेदार को लाए हो। मेरे हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। मैं तुरंत बाहर भागा। ट्रक वहां ही खड़ा था, बिल्कुल शांत। पैसेंजर सीट खाली, दरवाजा बंद। मैंने कैबिन खोला, अंदर देखा, सब ठीक, लेकिन सीट पर फिर वही हल्की सी नमी थी।
उस रात के बाद पहली बार मुझे गहरी नींद आई। न कोई सपना, न कोई चीख, न कोई गीली सीट। सुबह जब उठा तो दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे कोई बोझ जो सालों से छुपा हुआ था आज उतर गया हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया। इंजन बिल्कुल स्मूथ, रेडियो चुप, कैबिन में नॉर्मल गर्मी, पैसेंजर सीट बिल्कुल सूखी। 2 हफ्ते तक सब ठीक रहा। मैं छोटे रूट्स करता रहा। हर बार जब सियोनी का नाम आता दिल हल्का सा धड़कता, लेकिन अब कोई साया नजर नहीं आता था। मैंने सोचा शायद सच कबूल करना ही असली शांति था, शायद उसे इंसाफ का इंतजार था। लेकिन तीसरे हफ्ते एक अजीब बात हुई। मैं भंडारा साइड से लोड लेकर नागपर की तरफ आ रहा था। ये रूट सियोनी वाले जंगल से अलग था। रात के करीब 11 बजे थे। रोड पर थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए मुझे ज्यादा डर नहीं लग रहा था। मैं आराम से ड्राइव कर रहा था कि अचानक मेरे मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। ड्राइवर लोग रात में अक्सर कॉल अवॉइड करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने रिसीव कर लिया। दूसरी तरफ कुछ सेकंड्स तक खामोशी रही, फिर हल्की सी सांस लेने की आवाज, और फिर एक धीमी सी आवाज, रमेश। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर जम गया। ये नाम मैंने पुलिस स्टेशन में बताया था, लेकिन नंबर किसी को नहीं दिया था। कौन? मैंने जोर से पूछा। लाइन कट। मैंने तुरंत नंबर चेक किया। स्क्रीन पर सिर्फ अननोन लिखा था। मैंने कॉल लॉग दोबारा देखा, नंबर गायब। मैंने खुद को समझाया कि शायद नेटवर्क ग्लिच होगा, लेकिन दिल फिर से बेचैन हो गया। मैंने स्पीड बढ़ा दी। थोड़ी दूर जाते ही मुझे रोड के किनारे एक छोटा सा एक्सीडेंट दिखाई दिया। एक बाइक गिरा हुआ था और 2 लोग उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ट्रक धीरे किया, मदद के लिए रुकने का सोचा, लेकिन जैसे ही ट्रक पास आया मुझे लगा बाइक के पास खड़ी एक औरत मुझे देख रही है, सफेद साड़ी। मैंने आंखें झपकाईं। दोबारा देखा, वहां सिर्फ 2 आदमी थे। मैंने ट्रक नहीं रोका, सीधा आगे निकल गया। इस बार डर वापस लौट आया था, लेकिन ये अलग था। पहले जैसा गुस्सा या बदला नहीं था, जैसे कोई सिर्फ याद दिलाने आता हो। रात को जब मैं नागपुर यार्ड में ट्रक पार्क कर रहा था, मुझे रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए लगा जैसे पीछे वाली जगह पर कोई बैठा हो। मैंने तुरंत मुड़कर देखा, कुछ नहीं। मैंने गहरी सांस ली। बस याद है और कुछ नहीं, मैंने खुद से कहा। लेकिन असली बात तब हुई जब मैं कैबिन से उतरकर गेट लॉक कर रहा था। मुझे ट्रक के पीछे से हल्की सी थप थप की आवाज आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मैंने दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा। टॉर्च से देखा, लोहे की चादरें शांत। फिर मैंने देखा, धूल पर उंगली से लिखा था, याद रखना। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये धमकी नहीं थी, ये कोई श्राप नहीं था, ये सिर्फ एक संदेश था। मैंने हाथ से वो लिखा हुआ मिटा दिया। धीरे से बोला, मैं याद रखूंगा। उस पल हवा में एक हल्की सी ठंडक फैली, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो गई। उस रात मुझे सपना आया। मैं वही जंगल वाले मोड़ पर खड़ा था। कविता रोड के किनारे खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा बिल्कुल नॉर्मल था, न कोई जख्म, न कोई सफेद आंखें, बस एक आम इंसान जैसी शक्ल। उसने मुस्कुराकर कहा, हर ड्राइवर को रुकना चाहिए। फिर वो धीरे धीरे चलकर पेड़ों के बीच में गायब हो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो दिल में अजीब सा एहसास था, डर नहीं लेकिन जिम्मेदारी। उस दिन से मैंने एक फैसला किया, रात में अगर कोई रोड पर मदद मांगे तो मैं कम से कम स्पीड कम करके देखूंगा जरूर। हर मोड़ पर हॉर्न बजाऊंगा और कभी भी किसी झटके को इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ गलतियां सिर्फ एक्सीडेंट नहीं होती, वो किसी की जिंदगी होती है। और शायद ये कहानी सिर्फ एक आत्मा की नहीं थी, ये कहानी थी मेरी लापरवाही की, मेरी देर से समझ आई इंसानियत की, और उस हाईवे की जहां हर रात कोई न कोई अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करता है। आज भी जब मैं नागपुर हाईवे पर ड्राइव करता हूं, कभी कभी रियर व्यू मिरर में देख लेता हूं। अब वहां कोई सफेद साया नहीं दिखता, लेकिन स्टीयरिंग पकड़ते वक्त मुझे हमेशा एक हल्की सी ठंडक महसूस होती है, जैसे कोई याद दिलाता हो, देर कभी मत करना। मैंने सोचा था कहानी यहीं खत्म हो चुकी है, कविता का साया जा चुका है, मैंने सच कबूल कर लिया है, पुलिस में स्टेटमेंट दे दिया है और दिल का बोझ हल्का हो गया है। लेकिन जिंदगी और मौत के बीच जो रिश्ते होते हैं वो सिर्फ एक फैसले से टूटते नहीं हैं, कभी कभी वो यादों के रूप में साथ चलते रहते हैं। स्टेटमेंट देने के कुछ महीने बाद मुझे पुलिस स्टेशन से कॉल आया। उन्होंने कहा कि पुराने केस को दोबारा खोला गया है क्योंकि एक नया गवाह सामने आया है। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। मैंने तुरंत सोचा, क्या सच में अब मुझे सजा मिलेगी या ये सब बस किस्मत का खेल है। मैं सियोनी पुलिस स्टेशन पहुंचा। वही पुरानी बिल्डिंग, वही दरवाजा जहां मैंने पहली बार फाइल देखी थी। इस बार अंदर जाते ही मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन वो पहले जैसी डरावनी नहीं थी, जैसे कोई सिर्फ देख रहा हो।
ऑफिसर ने मुझे बताया कि एक बूढ़े आदमी ने बयान दिया है कि उसने 5 साल पहले उस रात एक ट्रक को वहां रुकते देखा था, फिर कुछ सेकंड्स बाद तेज स्पीड में निकलते हुए। उसने नंबर पूरा नहीं देखा था, लेकिन लास्ट के 2 डिजिट याद थे। वो डिजिट मेरे ट्रक से मैच करते थे। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैं भागा नहीं था। मैंने धीरे से कहा, मैं डरा हुआ था। ऑफिसर ने ठंडी नजर से देखा। डर और जिम्मेदारी में फर्क होता है रमेश। उन्होंने मुझे बताया कि कानूनी तौर पर केस मुश्किल है क्योंकि सबूत कम है और टाइम ज्यादा बीत चुका है, लेकिन रिकॉर्ड में मेरा कन्फेशन ऐड हो गया है। शायद कानून मुझे सजा ना दे, लेकिन सच लिखा जा चुका है। पुलिस स्टेशन से निकलते वक्त मैंने देखा, सामने वाले वेरांडा में एक पल के लिए मुझे सफेद साड़ी की झलक दिखाई दी। इस बार वो पुलिस स्टेशन के गेट के पास खड़ी थी। चेहरा शांत, आंखें अब सफेद नहीं, बिल्कुल आम, जैसे एक इंसान। मैंने पलक झपकाई, वो गायब। उस रात जब मैं ट्रक लेकर वापस निकल रहा था, दिल में अजीब सी हलचल थी। क्या ये सब खत्म हो रहा है या अभी कुछ बाकी है? मैं हाईवे पर चला जा रहा था कि अचानक सामने एक एम्बुलेंस तेज स्पीड में निकली। उसके पीछे ट्रैफिक स्लो हो गया। मैंने स्पीड कम की। आगे जाकर देखा, एक नया एक्सीडेंट हुआ था। एक कार और एक बाइक की टक्कर। लोग भीड़ लगाकर खड़े थे। मेरे पैर ब्रेक पर जम गए। दिल में डर और गिल्ट दोनों एक साथ उठ खड़े हुए। इस बार मैंने ट्रक साइड में लगाया। नीचे उतरकर भीड़ में घुसा। एक लड़का जमीन पर पड़ा था, खून बह रहा था। लोग बस देख रहे थे। मैंने तुरंत अपने ट्रक का फर्स्ट एड बॉक्स निकाला। एम्बुलेंस आ चुकी थी। मैंने उस लड़के को उठाने में मदद की। उसकी सांसें चल रही थीं। उस पल मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन दिल में एक आवाज आई, इस बार देर नहीं। एम्बुलेंस चली गई। लोग धीरे धीरे हट गए। मैं वापस कैबिन में बैठा। इस बार रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे वाली जगह खाली थी, लेकिन मिरर के कोने में हल्की सी चमक थी, जैसे सूरज की रोशनी किसी पानी की बूंद पर पड़ रही हो। मैं धीरे से मुस्कुराया। शायद ये डर की कहानी नहीं थी, शायद ये सुधार की कहानी थी। अगले कुछ दिनों में मुझे सपने आने बंद हो गए। कैबिन में नमी नहीं होती थी। रेडियो चुप रहता था, स्टीयरिंग नॉर्मल। लेकिन कभी कभी जब रात बहुत शांत होती है और हाईवे बिल्कुल सुनसान, तो मुझे लगता है जैसे पैसेंजर सीट पर कोई बैठा हो। डर के लिए नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए कि हर मोड़ पर ब्रेक लगाना जरूरी है। हर झटके को इग्नोर करना गलती हो सकती है, और हर इंसान की जिंदगी की कीमत होती है। आज 7 साल हो चुके हैं उस रात को। मैं अभी भी ट्रक चलाता हूँ, नागपुर हाईवे पर भी जाता हूँ। जंगल का वो मोड़ अब भी वैसा ही है। पत्थर अब भी वहां रखा है, लेकिन अब उस पर नए फूल दिखते हैं। शायद कोई और भी याद करता है। मैं हर बार वहां से गुजरते वक्त हॉर्न हल्का सा बजा देता हूँ। ये सिग्नल नहीं, एक सलाम है। कभी कभी हवा में एक हल्की सी खुशबू महसूस होती है, गीली मिट्टी की, लेकिन बिना डर के। और तब मुझे लगता है शायद उसने मुझे माफ कर दिया। लेकिन उस रात की याद, वो सफेद साया, वो आवाज, देर हो गई। ये सब मेरे साथ हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो इंसान को बदल देती हैं। समय बीतता गया, लेकिन नागपुर हाईवे की वो रात मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मैं पहले जैसा ड्राइवर नहीं रहा था। अब मैं हर मोड़ पर स्पीड कम करता, हर सुनसान जगह पर हेडलाइट्स डिपर करता, और रात में अगर कोई हाथ दिख जाता तो उसे इग्नोर नहीं करता। लोग कहते थे मैं ज्यादा सावधान हो गया हूं। शायद उन्हें क्या पता था कि सावधानी के पीछे कितनी बड़ी कहानी छुपी है। 1 साल बाद की बात है। मॉनसून का टाइम था। बादल घेरे हुए थे। मुझे फिर से नागपुर से जबलपुर का लोड मिला। इस बार मेरे साथ एक पुराना दोस्त क्लीनर था, सुरेश। उसे मैंने कभी पूरी कहानी नहीं बताई थी, बस इतना कहा था कि जंगल वाले हिस्से में मजाक नहीं करना। रात के करीब 12 बजे हम सियोनी के पास पहुंच गए। बारिश हल्की हल्की हो रही थी। वाइपर धीरे धीरे चल रहा था। रोड गीली थी और हवा में मिट्टी की खुशबू थी। मैंने स्पीड कम रखी। जब हम उस मोड़ के पास पहुंचने वाले थे जहां पत्थर रखा था, मैंने ऑटोमेटिकली हॉर्न बजा दिया। सुरेश ने पूछा, यहां क्यों हॉर्न बजा रहे हो? आगे तो कुछ नहीं है। मैंने बस इतना कहा, आदत है। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे रोड के किनारे एक छोटा सा दिया जलता हुआ दिखाई दिया। मैं हैरान रह गया। इतनी तेज बारिश में दिया कैसे जल रहा था? मैंने ट्रक धीरे किया। पत्थर के पास सच में एक दिया था और उसके पास कुछ ताजे फूल। मैंने सुरेश से कहा, जरा रुकते हैं। वो थोड़ा घबराया, लेकिन मैंने ट्रक साइड में लगा दिया। मैं नीचे उतरकर पत्थर के पास गया। कविता का नाम अब भी हल्का सा दिख रहा था, लेकिन किसी ने नए रंग से उसे फिर से लिख दिया था। हवा शांत थी, बारिश धीमी। दिया की लौ बिल्कुल सीधी जल रही थी। मैंने धीरे से कहा,
मैं याद रखता हूं। उस पल मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा हो। पहले जैसा डर नहीं था, लेकिन एक गहरा एहसास था। मैंने मुड़कर देखा। हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में मुझे एक पल के लिए सफेद साया दिखाई दिया। इस बार वो जमीन पर ही खड़ा था, हवा में तैर नहीं रहा था। चेहरा शांत, आंखें नॉर्मल, जैसे कोई इंसान बस खड़ा होकर देख रहा हो। सुरेश ने कैबिन से आवाज दी, रमेश भाई जल्दी आओ। मैंने दोबारा मुड़कर देखा, साया गायब। मैं वापस कैबिन में आया। सुरेश बोला, यहां अजीब सा लग रहा है। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, अब सब ठीक है। हम वहां से निकल गए, लेकिन कहानी का असली मोड़ उस रात के बाद आया। कुछ किलोमीटर आगे एक शार्प टर्न है जहां अक्सर एक्सीडेंट होते हैं। मैं हमेशा वहां स्पीड कम करता हूं। उस रात भी मैंने ब्रेक हल्का सा दबाया और अचानक हेडलाइट्स की रोशनी में मुझे रोड के बीच एक ट्रक खड़ा दिखाई दिया, बिना लाइट के। अगर मैं स्पीड में होता तो सीधा टक्कर हो जाती। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई, ट्रक घिसटते हुए रुक गया। सुरेश चीख पड़ा। सामने वाला ट्रक बिल्कुल अंधेरे में था, हैजर्ड लाइट तक नहीं जल रही थी। मैं नीचे उतर कर गया। उस ट्रक का ड्राइवर स्टीयरिंग पर झुका हुआ था, बेहोश, शायद हार्ट अटैक। अगर मैं स्पीड कम ना करता, अगर मैं हॉर्न न बजाता, अगर मैं सावधान ना होता, तो शायद आज 2 लाशें होती। मैंने तुरंत सुरेश के साथ मिलकर उस ड्राइवर को बाहर निकाला। दूसरे ड्राइवर्स को सिग्नल दिया, एम्बुलेंस बुलाई। उसकी सांसें चल रही थी। जब एम्बुलेंस उसे ले गई, मैं कुछ पल के लिए चुप खड़ा रहा। हवा में एक हल्की सी ठंडक फैल गई। बारिश रुक चुकी थी। पेड़ों के पत्ते हल्की सी आवाज कर रहे थे। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, समझ गया। कैबिन में वापस बैठते ही रियर व्यू मिरर में मैंने एक पल के लिए देखा, पैसेंजर सीट पर कोई नहीं था, लेकिन मुझे लगा जैसे वहां कोई मुस्कुराया हो। इस बार डर नहीं था, सिर्फ एक एहसास था कि शायद उस रात की गलती ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया, और शायद इसी बदलाव की वजह से किसी और की जिंदगी बच गई। नागपुर हाईवे आज भी वैसा ही है। जंगल अब भी गहरा है, मोड़ अब भी खतरनाक है, पत्थर अब भी वहां है। लेकिन अब जब मैं वहां से गुजरता हूं, मुझे कोई सफेद साया नहीं दिखता। कभी कभी बस हवा में एक हल्की सी आवाज गूंजती है, न गुस्से की न दर्द की, बस एक शांत सी फिजा। और हर बार मैं हॉर्न बजाकर आगे बढ़ जाता हूं, क्योंकि अब मुझे पता है, देर सिर्फ एक पल की होती है, लेकिन उसका बोझ पूरी जिंदगी का। उस रात के बाद मुझे लगने लगा था कि शायद सब खत्म हो चुका है। जो कुछ भी था वो सिर्फ एक अधूरी कहानी थी जो अपनी जगह ढूंढ रही थी। मैंने दिया जलता देखा, साया शांत देखा, और एक जान बचाते हुए महसूस किया कि शायद अब सब ठीक है। लेकिन नागपुर हाईवे की कहानी कभी इतनी आसान नहीं होती। कुछ महीने बाद मुझे फिर से वही रूट मिला। इस बार सर्दी का मौसम था, दिसंबर की रात। ठंडी हवा सीधा हड्डी तक उतर रही थी। मैं अकेला था। सुरेश किसी और ट्रिप पर गया था। रात के करीब 1:30 बजे जब मैं सियोनी के जंगल वाले हिस्से में घुसा, फॉग इतनी गहरी थी कि 20-25 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हेडलाइट्स की रोशनी भी धुंध में 2 टुकड़े होकर रह जा रही थी। मैंने स्पीड 30 के आसपास रखी। इंजन की आवाज और मेरे सांसों की गर्म हवा कैबिन में भरी हुई थी। हर कुछ मिनट में मैं रियर व्यू मिरर देख लेता, आदत बन चुकी थी। जब मैं उस मोड़ के करीब पहुंचा जहां पत्थर था, मैंने हॉर्न बजा दिया। इस बार आवाज फॉग में गूंजकर वापस आई, जैसे जंगल ने हॉर्न को निगल लिया हो। पत्थर नजर नहीं आ रहा था। धुंध इतनी थी कि रोड का किनारा तक गुम हो रहा था। लेकिन जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, मुझे एक अजीब सी बात महसूस हुई। स्टीयरिंग हल्का सा भारी हो गया। मैंने ब्रेक दबाई और ट्रक को धीरे किया, और तब मुझे हेडलाइट्स के बीच एक चीज दिखी। रोड के बीच खड़ा एक छोटा सा बच्चा, सफेद कपड़े, सिर झुका हुआ। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं तुरंत ब्रेक पर पूरा जोर दिया। ट्रक फिसल कर रुक गया। टायर्स की चीख फॉग में गूंज उठी। जब ट्रक रुक गया और मैंने दोबारा देखा, रोड खाली, कोई बच्चा नहीं, सिर्फ फॉग। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे अपनी हार्ट बीट कैबिन के शोर में भी सुनाई दे रही थी। मैंने खुद को समझाया, धुंध का धोखा होगा, लाइट का रिफ्लेक्शन। लेकिन स्टीयरिंग अब भी हल्का सा कंप रहा था, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। मैंने हिम्मत करके ट्रक से उतर कर देखा। रोड गीली थी, लेकिन वहां छोटे कदमों के निशान बने हुए थे। वो निशान रोड के बीच से जंगल की तरफ जा रहे थे। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड सी उतर गई। मैंने तुरंत कैबिन में वापस बैठकर दरवाजा लॉक किया और ट्रक स्टार्ट किया। ये बस दिमाग का खेल है, मैं बार बार खुद से कहता रहा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ किलोमीटर आगे एक पुलिस का चेक पोस्ट दिखा। मैंने सोचा चाय पी लेता हूं। वहां 2 पुलिस वाले और एक और ट्रक ड्राइवर खड़े थे। मैं भी रुक गया। चाय पीते वक्त मैंने हल्का सा जिक्र किया, यहां जंगल में कभी बच्चे दिखते हैं क्या रात में? एक पुलिस वाला चुप हो गया। दूसरे ने सीधा मुझे देखा और पूछा, तुमने क्या देखा? मैंने पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि फॉग में किसी का साया दिखा।
वो पुलिस वाला धीरे से बोला। पिछले साल एक एक्सीडेंट हुआ था। एक गाड़ी जंगल के मोड़ पर पलट गई थी। अंदर एक फैमिली थी। माँ बाप बच गए, लेकिन उनका छोटा बेटा स्पॉट पर ही मर गया। मेरा हाथ कप पर जम गया। तब से कई ड्राइवर्स बोलते हैं कि फॉग में उन्हें एक बच्चा रोड पर खड़ा दिखता है। जो स्पीड में होते हैं उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जो रुक जाते हैं बच जाते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा। चाय का स्वाद कड़वा हो गया था। मैं वहां से निकला, लेकिन इस बार मेरा डर अलग था। पहले जो साया था वो गुस्से में था, लेकिन ये बच्चा, ये सिर्फ खड़ा था, जैसे किसी को रोक रहा हो। सुबह तक मैं सेफली नागपुर पहुंच गया, लेकिन उस रात के बाद मुझे समझ आया कि शायद हाईवे पर सिर्फ एक कहानी नहीं चल रही। कविता का साया और अब ये बच्चा। शायद नागपुर हाईवे पर हर वो रूह जो अधूरी चली गई, किसी न किसी तरीके से ड्राइवर्स को रोककर उन्हें बचाने की कोशिश करती है, या शायद सिर्फ उन्हें याद दिलाती है कि रात और रोड दोनों कभी मजाक नहीं होते। आज भी जब दिसंबर की फॉग गिरती है और मैं उस मोड़ से गुजरता हूं, मुझे कभी कभी हेडलाइट्स के बीच एक छोटी सी परछाई नजर आती है। मैं बिना सोचे ब्रेक दबाता हूं और हर बार ट्रक शांति से रुक जाता है। रोड खाली होती है, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून रह जाता है, जैसे किसी ने फिर एक बार वक्त पर रोक दिया हो। नागपुर हाईवे पर कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस नए मोड़ ले लेती है। मैं अक्सर सोचता था कि शायद हाईवे पर जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ एक इत्तेफाक है, एक एक्सीडेंट, एक कहानी, लोगों की अफवाहें और मेरा डर। लेकिन जितना मैं उसे भूलने की कोशिश करता, उतना ही वो मेरी जिंदगी में गहरा होता गया। नागपुर हाईवे अब सिर्फ एक रूट नहीं रहा था, वो एक जिंदा जगह बन चुका था, जो देख रहा था, सुन रहा था और कभी-कभी जवाब भी दे रहा था। जनवरी के एंड की बात है। ठंडक कम हो रही थी, लेकिन रात अब भी काफी सर्दी वाली थी। इस बार मेरे ट्रक में सीमेंट का लोड था। ट्रक भारी था, ब्रेक पे ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता था। मैं जानता था कि जंगल वाले मोड़ पर जरा सी लापरवाही का मतलब सीधा खाई में गिरना हो सकता है। रात के 2 बज रहे थे जब मैं फिर उसी हिस्से में घुसा। आसमान साफ था, चांद आधा था। फॉग नहीं थी, लेकिन हवा में अजीब सी सन्नाटा था। न झिंगली की आवाज, न किसी जानवर की। मैंने आदत के मुताबिक हॉर्न के करीब हॉर्न बजा दिया। इस बार हॉर्न की आवाज के साथ ही मुझे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से रुक जाओ कह रहा हो। वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन बिल्कुल साफ। न पूरी औरत की, न पूरे बच्चे की, बस एक फिजा में तैरती हुई फुसफुसाहट। मैंने तुरंत स्पीड और कम कर दी। जैसे ही ट्रक मोड़ पर आया, हेडलाइट्स ने रोड का एक हिस्सा रोशन किया और मैंने देखा कि आगे रोड का छोटा सा टुकड़ा धंस चुका था। मिट्टी खिसक गई थी। अगर मैं नॉर्मल स्पीड में होता तो ट्रक का अगला हिस्सा सीधा नीचे चला जाता। मेरे हाथ कांप गए। मैंने ट्रक को साइड में रोका और नीचे उतरकर देखा। रोड का लगभग 6-7 फुट हिस्सा टूटकर खाई में लटक रहा था। अंधेरे में वो साफ नहीं दिख रहा था, बस हेडलाइट्स की रोशनी में हल्का सा फर्क नजर आ रहा था। मेरा गला सूख गया। रुक जाओ, वो आवाज फिर मेरे दिमाग में गूंजी। मैंने आसपास देखा। जंगल शांत था, हवा बिल्कुल बंद। तब मुझे रोड के दूसरी तरफ पेड़ों के बीच एक सफेद सी परछाई दिखाई दी। इस बार 2, एक लंबी, एक छोटी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आंखें झपकाईं। परछाई वहां थी, लेकिन इस बार उनमें गुस्सा नहीं था। वो बस खड़ी थी, जैसे देख रही हूं कि मैं समझ गया या नहीं। मैंने धीरे से हाथ जोड़कर कहा, शुक्रिया। हवा में हल्की सी ठंडक दौड़ी और दोनों परछाई धीरे धीरे अंधेरे में घुल गईं। उस रात मैं वहां से वापस मुड़ गया। थोड़ा आगे एक ढाबा था। मैंने वहां रुककर हाईवे अथॉरिटी को फोन किया। सुबह तक वहां बैरिकेड लग गए। 2 दिन बाद मुझे पता चला कि सुबह एक और ट्रक ड्राइवर वहीं से आया था। अगर मैं इन्फॉर्म नहीं करता तो शायद वो सीधा टूटे हुए हिस्सा में गिर जाता। तब मुझे एक बात समझ आई। शायद वो रूहें सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं। शायद उनका काम था रोकना। उन ड्राइवर्स को जो जल्दी में होते हैं, जो सोचते हैं कि रात उनकी है, जो समझते हैं कि स्टीयरिंग उनके हाथ में है तो सब कंट्रोल में है। हाईवे किसी का नहीं होता। उस रात के बाद से मुझे कभी वो बच्चा रोड के बीच खड़ा नहीं दिखा, न ही वो पहले जैसा भयानक सा साया। लेकिन हर बार जब मैं हॉर्न बजाता हूं, मुझे लगता है कि जंगल में कहीं से एक हल्का सा जवाब मिलता है, जैसे कोई कह रहा हो, ठीक है, जाओ। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक रात ऐसी आई जब मुझे लगा कि शायद अब मुझे ही किसी और को रोकना होगा। और उस रात जो हुआ, उसने मुझे समझा दिया कि नागपुर हाईवे पर सिर्फ रूहें ही नहीं चलती, कभी कभी जिंदा इंसान भी रूह से ज्यादा खतरनाक होते हैं। फरवरी का महीना था। मौसम बदल रहा था। दिन में गर्मी की हल्की झलक, लेकिन रात अब भी ठंडी थी। उस रात मुझे नागपुर से भोपाल तक इलेक्ट्रॉनिक्स का महंगा लोड ले जाना था।
मालिक ने खास हिदायत दी थी, रमेश, सीधा और सेफ पहुंचना, इस माल पर नजर रहती है। मुझे पता था वो क्या कह रहा है। इस रूट पर कभी कभी लूट की घटनाएं भी होती हैं, खासकर जंगल वाले हिस्से में, लेकिन मुझे रूहों से कम जिंदा लोगों से ज्यादा डर लगने लगा था। रात के करीब 1 बजे मैं फिर सियोनी के जंगल वाले स्ट्रेच में घुसा। आसमान बिल्कुल अंधेरा था, चांद भी नहीं, सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की गहरी आवाज। आदत के मुताबिक मैंने मोड़ से पहले हॉर्न बजा दिया। जंगल ने इस बार हॉर्न को चुपचाप अपने अंदर समेट लिया। कोई गूंज नहीं, कोई आवाज नहीं। कुछ ही दूर आगे मुझे रोड के किनारे एक बाइक गिरी हुई दिखाई दी। हेडलाइट जल रही थी। थोड़ा आगे 2 आदमी हाथ हिलाकर सिग्नल दे रहे थे। भैया रुक जाओ, एक्सीडेंट हो गया। मेरा पैर ब्रेक पर गया, लेकिन उसी पल मेरे दिमाग में एक अजीब सी चिंगारी जली। बाइक रोड के बहुत ज्यादा बीच में नहीं थी और दोनों आदमी ज्यादा घबराए हुए नहीं लग रहे थे। तब मुझे याद आया कि पिछले हफ्ते ढाबे पर एक ट्रक ड्राइवर बता रहा था कि कुछ लोग फेक एक्सीडेंट दिखाकर ट्रक लूट लेते हैं। मैंने ट्रक की स्पीड बिल्कुल कम की, लेकिन पूरी तरह नहीं रोका। हेडलाइट सीधा उन दोनों पर पड़ रही थीं। उनमें से एक ने अपना हाथ नीचे किया और मुझे कुछ चमकता हुआ नजर आया। लोहे की रॉड। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। उसी पल मुझे कैबिन के अंदर एक ठंडी सी हवा महसूस हुई, जैसे कोई मेरे कान के पास धीरे से बोला हो, मत रुकना। मैंने तुरंत स्टीयरिंग सीधा रखा और एक्सेलरेटर हल्का सा दबा दिया। दोनों आदमी एक पल के लिए घबरा गए। उन्होंने बाइक को साइड करने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके बिल्कुल पास से निकल गया। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो अंधेरे में पेड़ों के बीच 3-4 साए हिलते हुए नजर आए। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये जाल था। मेरा गला सूख गया। अगर मैं पूरी तरह रुक जाता तो शायद आज ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। मैं 2-3 किलोमीटर आगे जाकर एक पुलिस पेट्रोल जीप तक पहुंचा जो रूटीन चेकिंग कर रही थी। मैंने तुरंत उन्हें सब बताया। वो तुरंत वापस उस जगह की तरफ गए। सुबह पता चला कि वहां सच में एक गैंग छुपा हुआ था। उनके पास रॉड और छुरियां थीं। शायद वो किसी बड़े ट्रक का इंतजार कर रहे थे। मैं कैबिन में अकेला बैठा सोचता रहा, अगर वो ठंडी हवा का एहसास नहीं होता, अगर वो हल्की सी फुसफुसाहट नहीं होती, तो क्या मैं रुक जाता? क्या ये सिर्फ मेरा इंट्यूशन था या जंगल की कोई रूह फिर से मुझे बचाने आ गई? उस रात जब मैं वापस उस मोड़ के पास से गुजरा, मैंने हॉर्न बजाया। हेडलाइट्स ने पेड़ों को रोशन किया और एक पल के लिए मुझे रोड के किनारे एक सफेद सी परछाई दिखाई दी। न ज्यादा साफ, न ज्यादा धुंधली, बस एक मौजूदगी। इस बार मैंने डर के बजाय हल्का सा मुस्कुराकर कहा, समझ गया, अब मेरी बारी है सावधान रहने की। परछाई धीरे धीरे अंधेरे में घुल गई। मुझे तब एहसास हुआ कि शायद नागपुर हाईवे पर चलने वाले सब ड्राइवर्स को हर वक्त कोई न कोई देख रहा होता है। कभी उनकी गलतियों पर गुस्सा करता है, कभी उन्हें रोकता है, कभी उन्हें बचाता है। लेकिन उस रात के बाद एक और अजीब चीज होने लगी। जब भी मैं किसी और ट्रक को ज्यादा स्पीड में उस जंगल में घुसते देखता, मेरे हाथ अपने आप हॉर्न पर चले जाते। मैं उन्हें डिपर देता, सिग्नल देता, जैसे मैं भी किसी को रोकने की कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि अब मुझे पता था, कभी कभी सिर्फ एक पल का डिसीजन पूरी जिंदगी बदल देता है। और नागपुर हाईवे पर वो पल कब आएगा, कोई नहीं जानता। मार्च का महीना था। मौसम में हल्की सी गर्मी आ गई थी, लेकिन रात अब भी ठंडी थी। मैं फिर से नागपुर से रायपुर का लोड ले रहा था, सीमेंट और ब्रिक्स। ट्रक भारी थी, लेकिन मैंने इंजन चेक किया, टायर्स चेक किए और हेडलाइट्स बिल्कुल सेट की। पहले जैसा डर अब कम हो गया था, लेकिन अलर्टनेस ज्यादा हो गई थी। रात की करीब 12:30 बज रहे थे। जंगल वाला स्ट्रेच फिर सामने था। पहले तो मैंने सोचा आज फॉग नहीं है, सब नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे ही मैं मोड़ के करीब पहुंचा, ट्रक की हेडलाइट्स ने रोड के किनारे एक छोटा सा फिगर रोशन किया। एक औरत, सफेद कपड़े में, पहले जैसा नहीं, पर फिर भी बिल्कुल उसी तरह खड़ी जैसे पहले जंगल में दिखाई दी थी। मैंने पहले तो सोचा रिफ्लेक्शन या लाइट का इफेक्ट होगा, लेकिन वो धीरे से मेरे ट्रक के पास चलने लगी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। मैं इंजन स्टार्ट करने के बाद भी रुक गया। उसने सिर्फ मुझे देखा। आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति। फिर वो धीरे धीरे रोड साइड के पेड़ों के बीच गायब हो गई। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे से आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर रियर व्यू मिरर में देखा। पैसेंजर सीट पर कुछ हल्की सी नमी थी, जैसे कोई थोड़ा सा बिखरा हुआ हो। मैंने सोचा शायद अब भी याद दिला रही है। थोड़ी और दूर आगे मोड़ के बाद एक नई ट्रैफिक वार्निंग दिखी। रोड खराब है, धूल और मिट्टी का चांस है। मैंने स्पीड कम की और ध्यान से ड्राइव करने लगा। उस रात मुझे याद आया कि शायद हाईवे पर सिर्फ रूहें नहीं, रोड खुद भी चेतावनी देता है। 2 हफ्ते बाद की बात है।
मैं फिर वापस उसी जंगल स्ट्रेच में जा रहा था, लेकिन दिन में। सूरज का प्रकाश सब कुछ रोशन कर रहा था। मैंने सोचा दिन में सब सेफ है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंचा, मुझे सामने से एक ट्रक तेज स्पीड में आता दिखा। ड्राइवर कंट्रोल में नहीं था। मैं तुरंत हॉर्न बजाकर साइड में गया और ब्रेक लगाया। ट्रक रुक गया। रियर व्यू मिरर में देखा, ड्राइवर ने चीख कर मुझे देखा। मैंने सिर्फ हाथ हिलाकर सिग्नल दिया कि सब ठीक है। उस पल मुझे याद आया कि रात के वो सब याद हमेशा मेरे साथ रहेंगे। कविता का साया, बच्चा और औरत, सब सिर्फ वार्निंग नहीं, एक जिंदगी बचाने का तरीका था। मैं जेंटली हॉर्न बजाता हुआ हाईवे पर आगे बढ़ा। कैबिन में एक हल्की सी ठंडक फैली, न डर न गुस्सा, सिर्फ याद, जैसे कोई कह रहा हो अब समझ गए। और तब मुझे याद आया कि नागपुर हाईवे पर चलना सिर्फ ट्रक चलाना नहीं, ये जिम्मेदारी है, जिंदगी की जिम्मेदारी। किसी की यादों का बोझ, किसी की गलतियों का नुकसान और किसी की बचाई हुई जिंदगी, सब एक साथ चलती है इस रोड पर। अब मैं हर रात, हर मोड़ और हर हॉर्न में ये याद रखता हूं कि देर कभी नहीं करनी, क्योंकि हाईवे की कहानी सिर्फ रात में नहीं, हर पल चलती है। मैं आगे बढ़ा, हेडलाइट से रोड को रोशन किया और धीरे धीरे हाईवे के मोड़ से निकल गया। पैसेंजर सीट अब बिल्कुल सूखी थी। कैबिन में इंजन की आवाज़ नॉर्मल थी और हवा में सिर्फ एक हल्की सी शांति महसूस हुई। मुझे पता था कि आज भी कहानी का कुछ हिस्सा मेरे साथ है, लेकिन अब मैं डर के साथ नहीं, समझ के साथ चल रहा हूं। हाईवे की रूहों को रिस्पेक्ट देकर, उनके सिग्नल को समझकर। और यही है असली कहानी का लेसन। रात के रास्तों में सिर्फ स्पीड नहीं, समझ और जिम्मेदारी भी चलती है, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, वो जिंदगी और यादों का बोझ भी सिखाते हैं। ये रात मेरे लिए सबसे अलग थी। अप्रैल का महीना था और मौसम अब पूरी तरह गर्म हो गया था। मैं नागपुर से चंद्रपुर का लोड ले जा रहा था, स्टील शीट्स का भारी कार्गो। ट्रक भारी थी, इंजन तेज, लेकिन अब मैं पहले जैसा नहीं था। हर मोड़, हर कर्व, हर शैडो मेरी अलर्टनेस का हिस्सा बन चुकी थी। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। जंगल वाला स्ट्रेच सामने था। पहले जैसे डर नहीं था, पर हवा में हल्की सी ठंडक थी। हेडलाइट्स की रोशनी में रोड बिल्कुल खुला था। मैंने मोड़ के करीब हॉर्न बजा दिया, जैसे हमेशा करता हूं। इस बार हॉर्न के साथ कुछ अलग महसूस हुआ। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे से, ध्यान से कह रहा हो। मैंने स्पीड और कम की। कैबिन में इंजन की आवाज तेज थी, पर अंदर से एक शांत सा एहसास था। जब ट्रक मोड़ पर पहुंचा, मुझे रोड के किनारे एक पुराना दिया दिखाई दिया। पत्थर के पास अब भी वही जगह थी जहां मैंने पहले कविता के लिए दिया जलाया था, लेकिन इस बार दिए के साथ कुछ और था। ताजे फूल और एक छोटा सा पत्र। मैंने धीरे से पत्र उठाया और देखा। पत्र में सिर्फ ये लिखा था, रमेश, देर नहीं की, अब समझ गया, तुमने सीख ली। मेरे हाथ कांप गए। मैंने आसपास देखा। जंगल शांत, हवा धीमी, कोई परछाई नहीं, कोई आवाज नहीं। पैसेंजर सीट बिल्कुल सूखी, कैबिन में सब नॉर्मल। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ा। मोड़ के बाद एक और ट्रक ड्राइवर तेज स्पीड में निकल रहा था। मैंने तुरंत हॉर्न बजाकर साइड में सिग्नल दिया। उसने भी हाथ हिलाकर शुक्रिया किया और स्पीड धीमी की। तब मुझे समझ आया कि नागपुर हाईवे पर सिर्फ कविता, बच्चा और औरत की कहानी नहीं चल रही थी। हर ड्राइवर की गलती, हर रैश ड्राइविंग और हर जिंदगी का इंतजार इस रोड के साये में होता है। कुछ रूहें सिर्फ याद दिलाती हैं और कुछ सिर्फ बचाती हैं। मैंने ट्रक कैबिन में आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अब डर नहीं था, सिर्फ समझ और जिम्मेदारी। जंगल के मोड़ को पार करते ही मुझे एक हल्की सी फुसफुसाहट महसूस हुई। न गुस्सा न डर, बस एक शांत सी खुशी, जैसे किसी ने कहा हो, अब समझ गए। मुझे पता था कि हाईवे की कहानी खत्म नहीं होती, लेकिन अब मैं उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर चल रहा हूं। हर हॉर्न, हर ब्रेक, हर मोड़ में। और आज भी जब मैं नागपुर हाईवे पर रात में ड्राइव करता हूं, पैसेंजर सीट बिल्कुल खाली दिखता है। कैबिन में नॉर्मल आवाज, इंजन की गर्म हवा, हेडलाइट्स का प्रकाश, लेकिन हवा में एक हल्की सी याद हमेशा रहती है। ये कहानी सिर्फ रात के डर की नहीं, जिंदगी और जिम्मेदारी की है। देर कभी नहीं करनी, क्योंकि एक पल का डिसीजन पूरी जिंदगी बदल देता है। और यही सबसे बड़ा सच है नागपुर हाईवे की।